हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संविधान संशोधन। सबसे पहले हम लोग संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान, संघ या राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन आदि शामिल हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक के लिए प्रावधान किए गए हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक, यानी ध्यान रखिएगा 15% तक, और राज्यों में किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से जो है संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी संशोधन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। 102वां संविधान संशोधन जो है 2018, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम समान श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे, ठीक है, संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक बढ़ाया गया है। जबकि एंग्लो इंडियनों के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को जो है आगे नहीं बढ़ाया गया है।
जिससे अनेक लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद जो है 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद यानी 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गई है। संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन के द्वारा जो है समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वाद जो केस है। और इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कथन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण आर है, संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। बताइए इन दोनों में से कौन सत्य है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर बात करें तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी जो है संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिक कथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अतः कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आप बताइए, 4 विधेयक के बारे में दिया गया है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा संविधान संशोधन विधेयक, डी ऑप्शन। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 368 में उपबंधित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका जो है पारित होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। सही जवाब है अनुच्छेद 368, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आपको मालूम है सही जवाब होगा 368, आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल कहां से की जा सकती है, तो संसद के किसी भी एक सदन में, ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी एक सदन से जो है इसकी पहल यानी संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में 2-3 लाइन है, देख लेते हैं। देखिए, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा में से इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा जो है स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में किया गया है, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है, संसद के किसी भी एक सदन में। और 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई भी या कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। कहां पर, तो आपको मालूम है लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो ए ऑप्शन में दिया गया कि विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, तो विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, तो ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो इसके कंडीशन में बताइए सत्य कौन सा होगा? तो देखिए आपका सही जवाब होगा ए, बी और सी, तीनों सत्य है। इसके संदर्भ में जो ए, बी, सी है सत्य है, मतलब सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विधेयक के भारत के संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा उस विधेयक को, यानी जिसको लाया गया है, जिस विधेयक को संसद में पेश किया गया है, उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संतुष्टि दे देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, तो याद रखिएगा। और ऐसे संकल्प में विधानसभा के द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें पहला कथन है कि संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। तो देखिए इसमें जो इस प्रश्न के संदर्भ में जो सत्य है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो संविधान के संघीय प्रावधान के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा आपका सत्य है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। जो भारतीय संविधान है नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा। देखिए साधारण बहुमत के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में कुछ प्रावधान है जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। यथा राज्यों के नाम, सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों के निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा। अनुच्छेद 368(2) की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। तीसरा कंडीशन है, जो तीसरा संशोधन की प्रक्रिया है, वह है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। अनुच्छेद 368(2) के तहत अगर बात करें तो परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर यानी जीएसटी आदि मतलब कि संबंधी प्रावधान आदि इसके अंतर्गत आएंगे।
यानी इनके विषय में यानी इनको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन जो है आवश्यक है। ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे विषय हैं या कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो सकता है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। देखिए इसमें जो चौथा है बिल्कुल सत्य नहीं है, जो चौथा कथन है आपका सत्य नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा जो है सत्य है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन है। पहला कथन है भारत के संविधान में संशोधन भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना के द्वारा ही जो है प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो देखिए इसमें जो सत्य है वह आपका जो सही ऑप्शन है वह डी ऑप्शन, न तो पहला और न ही दूसरा कथन सत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार अगर बात किया जाए तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकेगा। पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, न कि सभी राज्य विधानमंडलों के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए दूसरा भी कथन जो है रॉन्ग है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य होगा और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पहले डिस्कस कर लिया जाए। राष्ट्रपति की योग्यता, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की योग्यता राष्ट्रपति के पद के शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो तब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, उस स्थिति में यानी जिस स्थिति की बात किया जाए जो कि 4 ऑप्शन में दिया गया है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा। देखिए तब होगा विधेयक अंतिम रूप से समाप्त। क्या होगा, विधेयक अंतिम रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से जो है स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है। किसी एक सदन के द्वारा पारित होने तथा फिर दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। कथन दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद के दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। और चौथा है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए इसमें जो सत्य है आपका पहला और चौथा, पहला चौथा जो कथन है सत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत अगर बात करें तो संविधान संशोधन की 2 विधियां दी गई है। पहला, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। दूसरा है, इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन के द्वारा
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में जो है प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान संशोधन करने के विधेयकों को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है। फिर से इस प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूं। पूछा गया कि संविधान संशोधन करने के विधेयकों को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई। इसका सही जवाब होगा 24वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को जो है वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह पारित होकर 1951 में अधिनियमित हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, 85, 87, आर्टिकल 174, 176, आर्टिकल 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया तथा 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था। इसका सही जवाब है कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई कब। तो सही जवाब है प्रथम संशोधन के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। देखिए ध्यान रखिएगा, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा अंत स्थापित अनुच्छेद 124(2)(1) के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों को सुमेलित करिए। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सही जवाब होगा वैसे डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए 13वां संविधान संशोधन का जो संबंध है नागालैंड से है। 18वां संविधान संशोधन का संबंध राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
और 39वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां संविधान संशोधन में दल बदल से संबंधित जो है प्रावधान किए गए थे। ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो आपको मालूम ही है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखिए जो 42वें संविधान संशोधन था, इसमें उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति की जो परिसीमन का संबंध है 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, इसका संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो 38वां संविधान संशोधन 1975 से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और 61वां संविधान संशोधन आपको मालूम है। इसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, इसमें उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से उद्देशिका में किन किन शब्दों को जोड़ा गया था, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप फिर से इसको रिपीट करना चाहते हैं तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, आपको मालूम है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने से है। 75वां संविधान संशोधन का संबंध राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां जो 80 संविधान संशोधन है, इसका संबंध 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकार करने से है। 83वां जो संविधान संशोधन जो 83 संविधान संशोधन जो है, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहां का समाज आदिवासी समाज है। तो ध्यान रखिएगा। 23 में भी आपको मिलानी करना है कि कौन सा संविधान संशोधन से कौन सा जो प्रावधान है संबंधित है। तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैंने बोला था कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो थ्योरी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से बहुत चीजें कवर हो जाएंगे। देखिए जो 97वां संविधान संशोधन 2011 है, यानी 97 संविधान संशोधन 2011, इसका संबंध अनुच्छेद 19A के ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार बनाने का अधिकार से संबंधित है। और जो 81वां संविधान संशोधन 2000 है, इसका संबंध रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो है संरक्षण से संबंधित है। 99वें संविधान संशोधन 2014 है, इसका संबंध जो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण से है। यानी 99वां जो संविधान संशोधन 2014 है, इसका संबंध राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण से है। और 91 जो संविधान संशोधन 2003 है, इसका संबंध मंत्री परिषद के आकार को परिमित करना जो है, मतलब कि इसमें प्रावधान किया गया है इस संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद के आकार को परिमित करना, इसका संबंध इससे है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था, आपको मालूम है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सत्य होगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे जो है प्रावधानों को परिवर्तन किया गया और अनेक प्रावधान जोड़े भी गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित
संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है यानी बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित करने से रोका गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में किया गया है। और आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 से जो है इनकी संख्या 11 हो गया है और इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन जो है इसके परे कर दिया। न्यायिक पुनर्विलोकन से जो है परे कर दिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या यह सत्य है? दूसरा कथन है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बताना है कि 2 ही कथन है, इसमें बताना है कौन से कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो सेकेंड वाला कथन था, जो दूसरा कथन वो सत्य है। 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 क को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे जो है निरसित कर दिया गया, इसलिए पहला जो कथन है असत्य है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बचे हुए जो शेष प्रश्न है इनको कवर करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कहीं से भी किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।